बेहतरी गाँव लॉस 50 ले ओके यस ये 1 2 3 4 5 ये जो 1 2 3 4 5 नाम से आ रहे हैं आप अपना नेम बताइए अदरवाइज आई एम रिमूविंग यू मैम रिमूव कर दो, मैम कोई अदर ही है तो गया। ओके चलिए नाउ व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर Detecting the fraud. इशू ओपिनियन है ना और ओपिनियन सबको पता ही है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट है या नहीं है एंड गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट ओके नाउ नेक्स्ट सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव में अभी तक क्या पढ़ा है हमने मैम detect fraud and error. detect frauds and errors okay now next is second उसका ऑब्जेक्टिव सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है ना सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव में सेकेंड पॉइंट एक ऑडिटर को जब भी हम ऑडिट करते हैं है ना तो लाइक हमारे पास में दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रहती है फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है हमारी कि आपकी एंटिटी के ऊपर जो भी लॉज और रेगुलेशंस एप्लीकेबल होते हैं क्या आपने वो लॉज और रेगुलेशंस को कंप्लाई किया या नहीं किया उसकी चेकिंग करना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ठीक है बट ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं है क्योंकि मेन ऑब्जेक्टिव तो ओपिनियन इशू करना है ओवरऑल ये हमारा कौन सा ऑब्जेक्टिव रहता है सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव रहता है जैसे मानो आप किसी कंपनी का ऑडिट करने जा रहे हो तो आपने अभी तक सैलरी हेड अच्छे से पढ़ा है इसलिए उसी के बारे में बातें कर रहे हैं कि सैलरी में आपको पता है कि पीएफ एक्ट एप्लीकेबल होगा बोनस एक्ट एप्लीकेबल होगा ग्रेचुइटी एक्ट एप्लीकेबल होगा टीडीएस से रिलेटेड कंप्लाइंसेस आपको पूरी कंप्लाई करनी पड़ेगी ठीक है परचेज सेल के ऊपर जीएसटी रहता है तो जीएसटी एक्ट से रिलेटेड कंप्लाइंसेस एक सीए को चेक करनी होती है ना तो इस तरीके से जितने भी आपकी एंटिटी के ऊपर लॉज एप्लीकेबल होते हैं वो सारे लॉज आपने कंप्लाई किए या नहीं किए इसके ऊपर भी ऑडिटर को चेकिंग करना होता है क्लियर सेकंड ऑब्जेक्टिव यस मैम एक बार रिपीट कर दो ओके वापस से रिपीट कर देती हूँ एक कंपनी या एंटिटी मैं कंपनी बोलूँ ना तो अपने आप उसको एंटिटी समझ लेना ओके एक एंटिटी के ऊपर बहुत सारे एक्ट एप्लीकेबल होते हैं जैसे बताओ पार्टनरशिप फॉर्म के ऊपर कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होता है पार्टनरशिप एक्ट 2000 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है ना और एक कंपनी के ऊपर कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होगा कंपनीज एक्ट 2013 है ना ये तो मेन एक्ट्स हो गए जो उनके साथ में डील करते हैं नाउ इसके अलावा भी बहुत सारे एक्ट है इंडिया के अंदर जो हमें फुलफिल करने होते हैं जैसे आपने सुना हो लेबर एक्ट है सुना है यस मैम चाइल्ड लेबर एक्ट भी है एक ठीक है आपको जो लेबर चाइल्ड लेबर नहीं कराना चाहिए उससे रिलेटेड है ना नाउ बोनस एक्ट भी है ठीक है पीएफ एक्ट है ग्रेचुइटी एक्ट है ठीक है ईएसआई एक्ट है ये सारे एक्ट आप या तो इंटर में पढ़ेंगे या फाइनल में पढ़ेंगे ठीक है तो इंडिया के अंदर बहुत सारे एक्ट है फैक्ट्री एक्ट है जो कि एक एंटिटी के ऊपर एप्लीकेबल हो सकते हैं है ना अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ
एम्प्लॉइज ये एक्ट्स की एप्लीकेबिलिटी आती है। तो जब भी कोई सीए किसी भी एंटिटी का ऑडिट करने जाता है तो उसे पहले नॉलेज ऑब्टेन करना होता है, क्या कि इस कंपनी के ऊपर, इस एंटिटी के ऊपर कौन कौन से एक्ट की एप्लीकेबिलिटी आती है। ठीक है, नाउ उसकी नॉलेज गेन करने के बाद में वो ये चेक करता है कि एंटिटी ने उसके सारे लॉज को कंप्लाई किया है या नहीं किया है। फॉर एग्जाम्पल मेरे यहाँ पे 20 एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, मेरी एंटिटी के अंदर 20 एम्प्लॉयज हैं। तो जब आप पीएफ एक्ट पढ़ेंगे, बोनस एक्ट पढ़ेंगे, ईएसआई एक्ट पढ़ेंगे, ग्रेचुइटी एक्ट पढ़ेंगे, तो आपको इन एक्ट के अंदर अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लिमिट्स मिलेगा। किसी के अंदर बोलेंगे कि 10 से ज्यादा एम्प्लॉयज होंगे तो आपको पीएफ एक्ट एप्लीकेबल होगा, किसी के अंदर लिमिट 15 होगी, किसी के अंदर 12 होगी, सबके अंदर अलग अलग लिमिट होगी, है ना। तो नाउ ऑडिटर क्या करेगा, पहले आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज देखेगा, देन वो देखेगा कि कौन कौन से एक्ट एप्लीकेबल होते हैं। अब एक्ट की एप्लीकेबिलिटी क्या क्या चीजों से चेक करनी है वो उसकी नॉलेज लेगा। लाइक आपको पीएफ काटना है तो कितना परसेंट पीएफ काटना है, जैसे आप लोगों ने इनकम टैक्स में पढ़ा होगा ना, 9% या 12% कोई रेट होता है मैम 9%, है ना। 12% इंटरेस्ट ट्वेल्व होता है मैम, रिपीट करना है। 12 होता है, 12% ऑफ मैम 12 होता है। तो 12% होता है, तो वो चीज आप कंफर्म कर लेना, मैं अभी 12% बोल रही हूँ। तो 12% पीएफ जो है आपका डिडक्ट होना चाहिए। तो अब एक ऑडिटर के ऊपर ड्यूटी क्या है कि जब वो सैलरी चेक कर रहा है पर्सन्स की, तो वो साथ में ये भी चेक करे कि उस सैलरी के ऊपर 12% पीएफ डिडक्ट हुआ या नहीं हुआ, गवर्नमेंट को आपने उसका टाइमली पेमेंट किया या नहीं किया। ठीक है, आप आगे इनकम टैक्स के अंदर टीडीएस के बारे में पढ़ेंगे, है ना, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीडीएस। अभी आपको नॉलेज नहीं है तो अभी सिर्फ इतना सा बताऊंगी कि एक ऑडिटर को जाकर के जिसका इनकम ज्यादा होता है, एक लिमिट से ज्यादा होता है, उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट करना कंपलसरी होता है ना। तो एक ऑडिटर को जाकर के ये चेक करना होता है कि जिस भी बंदे की सैलरी इस लिमिट से क्रॉस हो रही है तो क्या कंपनी ने टीडीएस काटा या नहीं काटा। तो इस तरीके से बहुत सारे यस वो लिमिट है आपकी, हर ईयर चेंज हो सकती है, क्योंकि वर्ड गिवन है कि जितना रुपए पे टैक्स नहीं लगता है, अगर आपकी इनकम टैक्स से ज्यादा है, टैक्स मिनिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स से ज्यादा है, तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना होता है। जैसे 2.5 लाख से ज्यादा जा रही है तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ओवरऑल फुल ईयर की इनकम। ठीक है, तो एक सीए को, एक ऑडिटर को ये सारे लॉज का नॉलेज होना चाहिए और उसे ये चीज चेक करनी चाहिए कि कंपनी ने ये सारी चीजें कंप्लाई करी है या नहीं करी है। ओके, क्लियर? यस मैम। तो सेकंड पॉइंट क्या हुआ हमारा, ऑडिटर को लॉज और रेगुलेशन की कंप्लाइंस चेक करनी है। ओके, यस मैम। नाउ थर्ड पॉइंट क्या है कि उससे इंटरनल कंट्रोल्स की इफेक्टिवनेस चेक करनी है। ये पॉइंट आपको आज बहुत कम समझ में आएगा, ये आपको समझ में आएगा जब मैं आपका 4th चैप्टर स्टार्ट करूंगी रिलेटेड टू इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, अगर मैं अभी इसे समझाऊंगी तो देखो 15 मिनट यूं ही जाएंगे, कोई मतलब नहीं है। मैं अभी सिर्फ 2 to 3 मिनट्स में आपको इसे थोड़ा सा ब्रीफ कर दूंगी, है ना, बट इसे इन डेप्थ अपन पढ़ेंगे, अपने आएगा 4th या 5th चैप्टर में, तब आपको ये लाइन बहुत अच्छे से समझ में आएगी। अभी आप सिर्फ क्रैम कर लो कि थर्ड क्या होता है हमारा पॉइंट, कि हमें इंटरनल कंट्रोल्स की चेकिंग करनी होती है। नाउ इंटरनल कंट्रोल्स क्या होते हैं, क्योंकि याद रखने के लिए मीनिंग तो एटलीस्ट पता होना चाहिए ना, तो वो मैं आपको समझा देती हूँ। से आप क्या घर है, आपके घर में आप फ्रॉड्स और एरर्स को, है ना, या फिर हम घर की बात कर रहे हैं तो हमारे घर में चोरी ना हो, इसके लिए हम कुछ कंट्रोल्स लगा कर रखते हैं। लगा के रखते हैं या नहीं लगा के रखते हैं? ठीक है, लाइक लॉक में, यस, लाइक नाइट में लॉक लगाया हमने मेन डोर पे। इसके अलावा हमारे पास में कोई ज्वेलरी है तो हम उसे अलमीरा के अंदर लॉकर रखेंगे या फिर किसी भी सेफ जगह पे रखेंगे। ठीक है, तो
ये सारे हम क्या कर रहे हैं, इंटरनल कंट्रोल्स लगा रहे हैं हमारे घर में, ठीक है। इसी टाइप से बिजनेस के अंदर भी क्या लगाए जाते हैं, इंटरनल कंट्रोल्स लगाए जाते हैं। से इन्वेंट्री के प्रोटेक्शन के लिए मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, वरना इन्वेंट्री कोई भी चोरी करके ले जा सकता है, वेयर हाउस, है ना। गोडाउन बनाएंगे, गोडाउन के अंदर सीसी कैमरास लगाएंगे, ठीक है। और बाहर स्टोर कीपर रखेंगे, जिसे सिक्योरिटी गार्ड बोल रहे हैं आप लोग, है ना। स्टोर कीपर रखेंगे। इस टाइप से मुझे बहुत सारे कंट्रोल्स मेरे बिजनेस में लगाने पड़ेंगे। तो एक ऑडिटर को इन कंट्रोल्स को भी क्या करना होता है, चेक करना होता है कि आपकी कंपनी में कितने अच्छे कंट्रोल्स हैं, ठीक है। ये इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये उसका कौन सा ऑब्जेक्टिव है, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है। क्लियर, समझ में आया? यस मैम, आ गया। कि इंटरनल Yes, ma'am. कंट्रोल्स क्या होते हैं, है ना। ये सब कुछ मैंने Yes, ma'am. आपको सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल दिया है कि मीनिंग आपको याद रहेगा, तभी आप वर्ड याद रख पाएंगे। इन डेप्थ इसकी नॉलेज अपन बाद में लेंगे। ओके, क्लियर सबको? तो क्या क्या 3 सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव हो गए? Detect to fraud detect the and fraud and error. errors and law and regulation की compliance करना and to check the effectiveness of the internal controls. यस, ओके। नाउ अब अपन फटाफट से रीड कर लेते हैं प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव देखिए, in conducting an audit of financial statement, the overall objective of auditor are to obtain reasonable assurance, जिसे आप बोल सकते हैं opinion, about whether the financial statement as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error. Okay, फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं है, इसका ओपिनियन इशू करना उसका मेन ऑब्जेक्टिव है। नाउ सेकंड, टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर रिलेवेंट स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग बेस्ड ऑन ऑडिटर्स फाइंडिंग्स। जो भी उसे ऑडिटर्स फाइंडिंग्स मतलब एविडेंसेस, ऑडिटर्स फाइंडिंग्स मतलब जो वो चीज फाइंड करके ला रहा है, एविडेंसेस। तो जो भी उसे एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं, जो भी उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे रिपोर्ट करना है, वो सारी चीजें किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर मान लो किसी को लैंग्वेज हार्ड लगता है तो आप ओनली लिख सकते कंप्लायंसेस ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ओके, ड्यूरिंग ऑडिट प्रोसीजर्स। ये नेक्स्ट वाला सही है मैम। हाँ, जो आप लोगों को ठीक लगे वो आप लिख सकते हो। है ना। अच्छा, एक और चीज, ये जो लाइंस मैंने लिखी है, अगर आपको एज इट इज लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है ना। अगर नहीं होता है तो इट्स ओके, कोई भी है ना ऐसा पैनिक होने का नीड नहीं है कि यार मुझे एज इट इज लर्न नहीं हो रहा। आपको जो मैं समझा रही हूँ, इनको आप अपने मन से लिख सकते हैं, बट जो कीवर्ड्स है ना वो आने चाहिए। जैसे आपने केवल ये नहीं लिख दिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन इशू करना, ना ओपिनियन क्या देना है वो भी पूरा अच्छे से लिखे कि फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट, है ना। जब तक ये कीवर्ड्स हमारे आंसर में आएंगे ना, चाहे हम लैंग्वेज को थोड़ा लो कर दें, बट हमारा आंसर हमेशा अच्छा लगेगा और हमेशा फुल मार्क्स मिलेंगे। बजाय कि आप इनको क्रैमिंग करो, सिर्फ क्रैम इतना करो कि हमें कौन से कीवर्ड्स हमेशा हमारे आंसर में लिखने हैं। ठीक है, अभी तक के आई थिंक सारे कीवर्ड्स आप लोगों को पता चल रहे हैं। यस मैम। है ना। नाउ जो नोट लिखा है मैंने, ये आपको ऐसे का डिस्क्रिप्शन गिवन है, ऐसे 200 है। ठीक है, जो ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, ये ऐसे आपका ये लाइन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ सकती है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर कौन सा स्टैंडर्ड डील करता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर का कौन सा स्टैंडर्ड है, ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो ऐसे 200 है जो कि बताता है हमें कि ऑडिटर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है और ऑडिटर का सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या है, और ऑडिटर को ऑडिट हमेशा स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ही करना है। ठीक है, ये बातें हमें, तीनों बातें हमें कौन सा स्टैंडर्ड बताता है, स्टैंडर्ड 200 हमें बताता है। क्लियर। तो इसका नेम भी आप लोगों को याद होना चाहिए,
ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर, देखिए मैंने आपको कहा था ना, जब भी वर्ड ऑडिटर आए तो आगे क्या लिख देना साथ में, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। है ना। ये कीवर्ड है हमारा। ओनली ऑडिटर इतना अच्छा नहीं लगता है, बट इंडिपेंडेंट ऑडिटर आप बहुत सारी चीजें अपने आप एक वर्ड से बता रहे हो, इंडिपेंडेंट वर्ड से, है ना। एंड कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, कि उसे ऑडिट जो करना है वो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग करना है। ये दोनों चीजें हमें कौन बता रहा है, स्टैंडर्ड 200 बता रहा है। क्लियर? यस मैम। नाउ सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव, detect fraud and error in books of accounts and financial records of the client's business. In some cases, however, the applicable laws and regulations may require auditor to provide opinions on their specific matters, such as effectiveness of internal controls or consistency of a separate management report with the financial statement. आप ये जो मैंने वर्ड बोल्ड किए हैं, ओनली इनको भी लिख सकते हैं अलग अलग पॉइंट्स बना करके, जो मैंने आपको इजी लैंग्वेज में समझाए हैं। The auditor would be required to undertake further work if auditor had additional responsibility to provide such opinions. ठीक है, इनके अलावा भी, है ना, ये 3 कामों के अलावा भी अगर ऑडिटर को कोई एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन है कि आपको ओपिनियन इशू करने के लिए ये चीज भी करना पड़ेगा, उसे ऐसा लगता है कि मुझे ये परफॉर्म करना पड़ेगा, तो वो भी उसका क्या हो जाएगा, परफॉर्म करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी बन जाएगी। ठीक है, क्लियर सबको सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव? यस मैम। चलो मैम लिख ले उसको। हाँ बिल्कुल लिख लीजिए इसको, या मैं वर्ड फाइल सेंड करूँ तब लिख लें आप लोग? यस मैम, वर्ड फाइल सेंड कर दीजिए, है ना, हैंड टू हैंड ही सेंड कर दूंगी, अभी क्लास ओवर होते ही हैंड टू हैंड सेंड कर दूंगी, है ना। अच्छा, अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ जो आपको आज नोट्स में से रीड करने हैं, ठीक है। आज आपको 15 मिनट्स देने हैं। सबसे पहले तो नोटबुक पढ़ेंगे जो मैंने लिखवाई है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 1 रीड करेंगे, टिक करते जाइएगा। नोट्स नहीं है। अच्छा, नोट्स नहीं है तो कोई बात नहीं, आज फोन से आप पढ़ लें, है ना। उसके बाद में नोट्स सब लोग प्रिंट आउट जरूर ले लें, नोट्स का प्रिंट आउट कलेक्ट कर लें, ठीक है। सर को मैं नोट्स सेंड कर चुकी हूँ, तो सर ने दे दिए होंगे जेरोक्स वाले को, तो आप वहां से नोट्स अवेलेबल करवा सकते हैं। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफाइन द टर्म ऑडिटिंग, सबको पता है। राइट शॉर्ट नोट ऑन जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये मैं आपको अभी 1 मिनट में समझा देती हूँ। क्या होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सबको पता है, वही बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ट्रेडिंग पी एंड एल, है ना, नोट्स टू अकाउंट्स, ये 4 चीजें हमारी मिलकर के क्या आती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आती है। तो इसी के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। क्या समझाने की नीड है? है ना, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऐसे का डिस्क्रिप्शन गिवन है, ये ऐसे लर्न करना पड़ेगा आपको। ऐसे 700 है, किसके ऊपर में है, फॉर्मिंग, इसका नेम ये फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बाद में आएगा इसका डिस्क्रिप्शन अच्छे से, तब समझेंगे। इस ऐसे के अंदर ही जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं ये गिवन है, इसलिए यहाँ पे ये स्टैंडर्ड का डिस्क्रिप्शन गिवन है, ठीक है। नाउ क्या होते हैं जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सबको पता है, बैलेंस शीट, पी एंड एल, कैश फ्लो और नोट्स। नाउ इंक्लूजन क्या क्या होगा, कोई भी सप्लीमेंट्री शेड्यूल्स है तो वो सारे, या नोट्स टू अकाउंट्स है तो वो सारे पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, ठीक है। एक्सक्लूजन में क्या लिखा हुआ है, बोर्ड रिपोर्ट या चेयरमैन की रिपोर्ट या मिनट्स, है ना, समझते हो ये 3 चीजें? यस मैम। नाम सुना है ना सबने? तो ये सारे पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या? ये सारी चीजें नहीं है तो बस यही चीज लिखी है, एक्सक्लूजन मतलब बोर्ड रिपोर्ट पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है, चेयरमैन का कोई स्टेटमेंट है या चेयरमैन का कोई रिपोर्ट है तो दैट इज नॉट पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड एनुअल रिपोर्ट इज नॉट पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यूजेस यानी क्या यूज होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सबको पता है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं सबको पता है, ठीक है। तो ये आपको रीड करना है। सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 सब मैंने उधर लिखवा भी दिया आपको, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव और पर्पस ऑफ एन ऑडिट।
क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को आज रीड करना है। क्वेश्चन नंबर 5, एंड क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, ये मैं एडवांस में पढ़ने के लिए दे रही हूँ क्वेश्चन नंबर 9, क्योंकि हम इसे एक बार पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। कल और अच्छे से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन इंडिपेंडेंसी का आएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, कोई भी स्टूडेंट एक रिपीट कर दो कौन कौन से क्वेश्चंस बोले मैंने। 1 2 5 9 18 Yes, ma'am. 1 2 1 2 5 9 18 18। ओके, तो ये क्वेश्चंस आपको आज नोट्स में से रीड करने हैं और साथ में जो भी मैंने आपको नोटबुक में लिखवाया है वो आपको रीड करना है। आज की क्लास में किसी को कोई भी डाउट? मैम सेकंड No, क्वेश्चन बताया ना, जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हाँ, इसमें ना नीचे एक नाम था जनरल पर्पस फ्रेमवर्क, तो ये दोनों सेम ही है फिर अलग दोनों अलग? सेम ही है, दोनों सेम ही वर्ड्स हैं। ठीक है, कुछ भी आ सकता है एग्जाम में। ओके, ठीक है, चलिए। मैम फाइल भेज देना। हाँ, मैं फाइल हैंड टू हैंड सेंड कर रही हूँ। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।